दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 चैप्टर 3 जिसका टॉपिक आपके सामने है सरकार क्या है, अर्थात व्हाट इज गवर्नमेंट। हम सभी लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट से ही देश चलता है, अर्थात यही रूल्स बनाते हैं और इसी के अनुसार पूरे देश का विधिवत संचालन होता है। सरकार के अंतर्गत एक अहम रोल संविधान का भी दोस्तों होता है। अब आपको जानना यह भी जरूरी है कि क्लास किस लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेट पीसीएस के लिए, यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए, टीएसटी पीएसटी के लिए, सुपर टेट, आरओ एआरओ, और ये इंपॉर्टेंट है डी ट्रिपल एसवी, एसएससी सीजीएल, एसएससी, एसएससी जीडी, इवन ऐसे सारे के सारे एग्जाम जिसमें ये पॉलिटी का पार्ट आता है, ये इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए 4 लाइनें देखिए। दोस्तों क्या है? शाम सूरज को ढलना सिखाती है, क्षमा परवाने को जलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, क्षमा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को होती तो है तकलीफ, पर ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं। दोस्तों आइए अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, जो टॉपिक है सरकार क्या है। तो दोस्तों आप लोग अपने दिमाग को घुमाइए और सोचिए कि सरकार से क्या क्या काम करवाए जाते हैं, गवर्नमेंट क्या क्या कार्य करती है। विभिन्न प्रकार की जो नई पॉलिसी आती हैं वह सारी की सारी गवर्नमेंट के अंतर्गत ही आती हैं। आइए देखिए, सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री। जैसे हम सभी को पता है कि बरसात के मौसम में उत्तर भारत में, स्पेशली बिहार के कुछ क्षेत्र में अक्सर बाढ़ आती है। जब बाढ़ आती है तो वहाँ गवर्नमेंट कुछ पैसा पहुँचाती है, कुछ ऐसे खाने पीने की चीज़ें पहुँचाती, अर्थात वो सारे के सारे संसाधन उपलब्ध कराती है जिससे वहाँ की जनता आराम से अपने आप को सेट कर सके। निवास स्थान उपलब्ध कराती है, अन्य साधन भी उपलब्ध कराती है। प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम पर तय किए हैं, अर्थात जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हों चाहे अन्य वस्तुएं हों, उन पर पैसे कम ज़्यादा करना, अर्थात उनके दामों का निश्चयीकरण, अर्थात उनका निश्चित करना, ये सब का सब कार्य किसके अंतर्गत में होता? ये सारे के सारे कार्य गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश सरकार। देखिए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय हो, ठीक है, जिसे आप सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सत्रीय न्यायालय हो, कुछ भी हो, इन सब में क्या होता है? गवर्नमेंट के माध्यम से ही लोग नियुक्त किए जाते हैं। आप सभी लोग गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी कर रहे हैं, अर्थात सरकारी नौकरी की ही तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, इधर किसी भी लेवल का एग्जाम हो, वो सारे के सारे कौन? गवर्नमेंट ही कंडक्ट कराती है, अर्थात गवर्नमेंट के अंतर्गत ही एग्जाम होते हैं। कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार, अर्थात कोयला से रिलेटेड कोई कार्य हो, बिजली से रिलेटेड कार्य हो, जल संबंधी रिलेटेड कार्य हो, नदियों से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं होती हैं, मैक्सिमम सरकार ही इन योजनाओं का प्रतिपादन करती है। सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। अब बात आती है, सूखाग्रस्त कैसे घोषित किया जाता है? एक लंबे समय तक अगर उस क्षेत्र में बारिश नहीं होती है और गवर्नमेंट का सर्वे होता है, सर्वे में लिख दिया जाता है कि इतने साल या इतने महीने से यहाँ पर बारिश नहीं हुई, तो उस एरिया को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया जाता है। अब देखिए, आपको बताएं, हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे सड़कें। आपने देखा होगा कि जो किसी गांव से संबंधित हो, हम सभी लोग गांव से संबंध रखते हैं, तो जो गांव की सड़कें हैं वो सब गवर्नमेंट के अंतर्गत बनती हैं, ठीक है। जैसे प्रधान हो गया, प्रधान का चुनाव होता है, बट जो प्रधान के जो भी कार्य करवाते हैं प्रधान, वो सारे के सारे गवर्नमेंट के अंतर्गत ही आते हैं। उनके साथ ग्राम सचिव मिलकर या ग्राम विकास अधिकारी मिलकर, जो कि एक गवर्नमेंट पोस्ट होती है, वो लोग मिलकर गांव के विकास कार्य हेतु कार्य करते हैं। पक्की सड़कें बनवाना,
नाली बनवाना, नलों की व्यवस्था करवाना, सार्वजनिक स्थल की सुरक्षा करवाना, और निवास स्थान भी उपलब्ध कराना। ऐसे लोगों को निवास स्थान उपलब्ध कराना जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। तो ये सब गवर्नमेंट की ही पॉलिसी होती है। स्कूल वगैरह, प्राथमिक विद्यालय हर गांवों में बनना, जूनियर स्कूल बनना, ठीक है, आंगनवाड़ी की व्यवस्था होना, ये सब गवर्नमेंट के ही अंतर्गत चीज़ें आती हैं। गवर्नमेंट बहुत सारे कार्य करती है, जैसे आशा बहू भी एक गवर्नमेंट के अंतर्गत ही पद होता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी कहीं आपने गांवों में देखे होंगे, टाउन्स में देखे होंगे, सिटी में देखे होंगे। इनकी भी जो स्थापना, जो स्टैब्लिश किए जाते हैं, वो गवर्नमेंट के थ्रू ही किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाए, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाए अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए, सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। देखो, गरीबों के लिए क्या है, जो अनाज होता है, जैसे दाल, चावल, गेहूं, रिफाइंड, चना, इनको कम दामों पर या मुफ्त उपलब्ध कराने की कोशिश गवर्नमेंट करती है। बट उनके लिए करती है जो वास्तविक रूप से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। बट होता क्या है कि उन लोगों के अलावा बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इन संसाधनों का उपभोग करते हैं, बट उनकी जो आर्थिक स्थिति होती है वह आम लोगों से अच्छी होती है। देखिए दोस्तों, और क्या क्या डाक सेवाएं भी गवर्नमेंट के अंतर्गत हैं। जिस ट्रेन से आप ट्रैवलिंग करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर एग्जाम देने जाते हैं, ये सब क्या है, गवर्नमेंट की ही देन है। तो बहुत सारे कार्य होते हैं जो गवर्नमेंट करवाती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। अर्थात जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, अर्थात जो देश की सीमाएं हैं, उसकी भी रक्षा करना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, देश की सीमाओं की रक्षा कैसे? अर्थात जो अन्य देश अपने देश से सीमा लगाते हैं, उन देशों से अपने देश की सुरक्षा करना, ताकि जो बाहरी देश हैं उनकी सेनाएं अपने देश के अंदर ना घुसे और अपने किसी भी देश के हिस्से को वे कब्जा करने की कोशिश ना करें। जैसे आपने एलओसी, लाइन आउट ऑफ कंट्रोल, एंड एलएसी, लाइन एक्चुअल कंट्रोल के बारे में भी आपने सुना होगा। जैसे अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान है, कोई ना कोई समस्या खड़ी करता रहता है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी होना भी सब जरूरी है। ये सारे के सारे कार्य कौन करता है? सरकार। और एक अहम बात है कि अपने देश को अन्य देशों से शांतिपूर्ण संबंध भी बनाए रखना है, ताकि विश्व स्तर पर व्यापारिक दृष्टिकोण से यह भी इंपॉर्टेंट है। अर्थात विश्व स्तर पर जो भी व्यापार किए जाए, उससे देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो। जैसे वर्तमान में $1 के बराबर इंडियन रुपीस की कीमत तकरीबन 70 रुपीस है, अर्थात 70 रुपए है। यानी कि जो अपना देश है वह विकसित राष्ट्र की कैटेगरी में नहीं आता है, यह विकासशील के राष्ट्र, किसमें? विकासशील राष्ट्र की कैटेगरी में आता है। अगर इस पे कायदे से सभी से संबंध होने चाहिए। साथ में अपने देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत करने के लिए एक अहम पहलू है, वह है एजुकेशन। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, हॉस्पिटल इंपॉर्टेंट है। इन दो चीजों पर बहुत अधिक क्या करना चाहिए? फोकस करना चाहिए। और दूसरी बात दोस्तों, कैरियर के भी ऑप्शन होने चाहिए। अर्थात टाइम टू टाइम, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर सेक्टर में वैकेंसी भी आना जरूरी है। अगर 3 साल 4 साल वैकेंसी नहीं आती है, तो 18 से लेकर 33 वर्ष तक की जो आयु होते एज के स्टूडेंट्स होते हैं, जो यूथ होते हैं, उनका जो करियर है वह 100% बर्बाद होने की संभावना रहती है। और इसी कारण वो लोग डिप्रेशन भी चले जाते हैं। देखिए दोस्तों, उसकी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, अर्थात खाना भी अच्छा मिले और हॉस्पिटल वगैरह भी अवेलेबल हो। जब प्राकृतिक विपदा गिरती है, जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है, कोई अपराध होता है, तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही एक अंग है। देखिए, किसी टाइप की अगर कोई समस्या है,
आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, या किसी टाइप का केस है, बवाल है, लड़ाई दंगा, मर्डर वगैरह है, इस टाइप की कोई भी घटनाएं हैं, तो आप एफआईआर करेंगे, थाने से आप न्यायालय जाएंगे। न्यायालय भी एक सरकार का पार्ट ही होता है, अर्थात इट इज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। किसका? एक गवर्नमेंट का ही एक हिस्सा होता है। कोई भी प्राकृतिक आपदा आ सकती, चाहे बाढ़ हो, चाहे भूकंप हो, चाहे सूखाग्रस्त हो, क्या होता? सरकार ही इन सब का निदान करती है और कोई ना कोई रास्ता निकालती है। शायद आपको यह जानकर अचरज होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं, कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है। होती कि नहीं होती? दोस्तों यह देखिए, यह आप देख पा रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट है जो कि दिल्ली में स्थित है, और भारत की जो राजधानी है वह दिल्ली है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो कुछ उदाहरण जो सरकार अंग है: सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल। ये देखिए, ये रहा उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, और ये रहा भारत पेट्रोलियम का लोगो, और यह रही भारतीय रेल। देखिए अब दोस्तों क्या है, कुछ ट्रेन ऐसी भी आ गई हैं जो प्राइवेट है, जस्ट लाइक वंदे भारत। क्या है? जो वंदे भारत ट्रेन चल रही, जिसका नाम पहले ट्रेन 18 था, वह भी क्या है? वह एक प्राइवेट सेक्टर की ट्रेन है। आगे भी संभावना है कि देश का प्राइवेटाइजेशन जो है, निजीकरण है, वह बड़ी तेजी से किया जाने की संभावना है। देखिए दोस्तों, होता क्या है, आवश्यक निर्णय लिए जा सकें, कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हों। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। जैसा कि दोस्तों आपको बता दें, अब बात आ रही देश की सुरक्षा कौन करता है। देश की सुरक्षा जो करते हैं वह भारतीय सैनिक करते हैं, चाहे वो बीएसएफ में हो, चाहे एसएसबी में हो, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वह एयरफोर्स में हो, चाहे नेवी में हो, चाहे फोर्स में हो। फोर्स इन द सेंस ऑफ ऑल टाइप्स, सभी प्रकार की जितनी फोर्सेस होती, सभी किसी न किसी तरीके से व्यक्ति और समाज प्लस इस देश की सीमा की रक्षा करते हैं। देखिए दोस्तों, वह नियम बनाती है, निर्णय लेती और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू भी करती है। ये सब चीजें दोस्तों होती हैं और रूल्स वगैरह भी फॉलो सभी को करने होते हैं। अब जो अहम टॉपिक है वह है दोस्तों सरकार के स्तर। देखिए सरकार के स्तर, अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीजों के लिए जिम्मेदार है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी? दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। अगर कभी कभी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि जो सरकार है वह कितने स्तरों पर कार्य करती या किन किन स्तरों पर कार्य करती है, तो आप बता सकते हैं, पहला स्थानीय स्तर पर, दूसरा राज्य के स्तर पर, तीसरा राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य करती है। देखिए स्थानीय स्तर का मतलब है जहां आप निवास करते हो, वो गांव भी हो सकता है, कस्बा भी हो सकता है, छोटा मोहल्ला भी आपका हो सकता है, और आपकी सिटी भी हो सकती है। यही एक स्थानीय स्तर का मतलब होता है। वो शहर भी हो सकता है दोस्तों, मोहल्ला भी हो सकता है। तो राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे। जो राज्य स्तर का मतलब क्या होता है? जो पूरे राज्य को ध्यान में रखकर उसका विकास कार्य किया जाए। जैसे हरियाणा, असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। जैसे उत्तर प्रदेश, आप देश का कोई भी राज्य ले सकते हैं, वो चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, सारे के सारे राज्यों के अलग मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, और कैसे उसमें योजनाएं लॉन्च की जाती, ये सारे के सारे राज्य स्तर पर गवर्नमेंट निश्चित करती है। अब राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर का मतलब है पूरे देश से संबंध है। क्या है दोस्तों? पूरे देश से इसका संबंध होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे
कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है और कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में भी पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, अब आपको हम दिखाते हैं इंडिया का मैप। देखिए, ये लेटेस्ट मैप है। आप सभी को पता है कि लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग हो गए हैं और दोनों के दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जिस मैप को आप लोग देख पा रहे हैं, यह राजनीतिक मैप है और सभी राज्यों के राज्य दिए गए हैं और उनकी राजधानी भी दी गई है। इस मैप को आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी दर्शाई गई है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, आपको चलिए बताते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो है इधर ये सब पाकिस्तान की सीमा लगी हुई है। क्लियर दोस्तों? और ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सब चीन की सीमा लगी हुई है, यहाँ भी और यहाँ तक सब चीन की सीमा लगी हुई है दोस्तों। और यहाँ तक आप लोग देखिए पाकिस्तान की सीमा लगी हुई है और दोनों के दोनों देश अपने देश के लिए हमेशा कोई ना कोई समस्या खड़ी करते रहते हैं। आइए दोस्तों, इसमें एलएसी और एलओसी को जरूर आप लोग याद रखें। देखिए दोस्तों, एक प्रशासनिक आपको दिखाते हैं। प्रभाग 2011 के अनुसार यह मैप है। ये देखिए किस तरीके से दोस्तों बना हुआ है। अर्थात प्रशासनिक का मतलब होता है दोस्तों, गवर्नमेंट के अंतर्गत जितने भी कार्य होते हैं उनको कैसे किया जाए, ये प्रशासनिक के अंतर्गत ही आता है। अर्थात जो गवर्नमेंट जॉब होती हैं वो सब प्रशासनिक के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपने देख लिया। देखिए, आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। हम सभी को पता है 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। जम्मू और कश्मीर अलग है और दोस्तों लेह लद्दाख है वह अलग है। दोनों के दोनों क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। अब आप लोग देखेंगे सरकार एवं कानून। देखिए, इसका क्या है मतलब? सरकार कानून बनाती है, हम सभी को पता है, वह रूल्स पास करती। बट इसमें अहम रोल किसका होता है? रूल्स बना तो गवर्नमेंट ने लिया, बट पास सारे के सारे संसद में होते हैं। तो अब सोचने वाली बात है, संसद क्या होता है? देखिए, संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये जब 3 भाग मिलते हैं तब संसद का निर्माण होता है। संसद की चर्चा अनुच्छेद 79 में है। किसमें है? अनुच्छेद 79 में चर्चा की गई है। किसकी? संसद की। तो सरकार कानून बनाती और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती, वैसे ये ताकत भी होती कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। जैसे आप एक बात समझो कि 2 व्हीलर्स आपके पास बाइक है, अर्थात मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल पे आपको सिटी में 2 लोग ही जा सकते हैं और 1 लोगों को हेलमेट लगाना कंपलसरी है जो बाइक्स ड्राइव करेंगे। अगर आप नहीं लगाते हैं तो 100% आपका चालान कटेगा। अब तो इतनी टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है कि ऑनलाइन ही चालान दोस्तों कट जाता है। क्या होता है? ऑनलाइन ही चालान कट जाता है। देखिए दोस्तों, उदाहरण के लिए कानून की गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ती है। यह जुर्माना भी दोस्तों भरना पड़ सकता है। किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों जरूरी है। देखिए दोस्तों, कानून मानना इसलिए जरूरी है, अगर आपको विकास करना है, सर्वांगीण विकास करना है, तो दोस्तों डिसिप्लिन और कानून दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति को लग रहा है कि यह कानून सही से नहीं हो रहा है तो वह भी उसके लिए सजग हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जात के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया है तो वह न्यायालय जा सकता है। डायरेक्ट दोस्तों इसमें वह सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। अर्थात जिसे संविधान की आत्मा कहा गया है, अनुच्छेद 32
ठीक है, इसे क्या कहा गया है? उपचारों का उपचार, अर्थात ये विभिन्न प्रकार की जो दिक्कतें होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये आर्टिकल्स बनाया गया है। और संविधान को बनाने में जो सबसे मुख्य रोल रहा है वह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। देखिए दोस्तों, और यह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। अब पढ़ेंगे सरकार के प्रकार। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? अर्थात गवर्नमेंट ने रूल बनाए, अब लोग उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को ऐसी कौन सी पावर दी जाती है जिससे वह कह सके कि नहीं, आपको ये रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। तो देखते हैं दोस्तों, देखिए यहां से इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को ये शक्ति देते हैं। देखिए, लोकतंत्र का मतलब होता है जहां लोगों का शासन, जहां लोगों का शासन हो उसे लोकतंत्र कहते हैं। प्रजा का शासन प्रजा के लिए, प्रजा का शासन प्रजा के लिए, अर्थात जैसे भारत है, भारत एक लोकतंत्र देश है, अर्थात यहां पर नेताओं का क्या होता है? चुनाव होता है। कोई भी पार्टी हो उसका चुनाव होगा, फिर जो नेता होगा वह बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों, लोकतंत्र का मतलब होता है जहां लोगों का शासन होता है। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं कि वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती। अर्थात कोई रूल्स बन रहा है तो ये बताना पड़ता है कि इस रूल से इस जनसंख्या को क्या फायदा होगा, या इस रूल से इस देश को क्या फायदा होगा, कितनी आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी, या विकास किस तरीके से होगा। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्री सरकार कहते हैं। तो राजतंत्री सरकार ऐसी होती जैसे बादशाह होते थे, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, तो इनके टाइम में राजतंत्र था। अर्थात लास्ट निर्णय जो था, पावर थी जो, वह सिर्फ और सिर्फ राजा के पास होती थी। तो जहां पर राजाओं का शासन हो, अर्थात राजा के माध्यम से उस क्षेत्र में शासन किया जाए, उसे राजतंत्र कहते हैं। यहां पर जनता से कोई लेना देना नहीं होता था। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती थी। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। एक चित्र में आप देख पा रहे होंगे, यह राजा है, ठीक है, जो भी राजा हो, बट जो भी पावर थी राजाओं के पास हुआ करती थी। लोकतंत्र में जनता के पास, बट लेकिन राजतंत्र में क्या होता था? राजतंत्र में होता था दोस्तों सारा का सारा राजाओं के पास। देखिए, लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते, ना ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती। अर्थात उन्होंने कह दिया कि 30% टैक्स लिया जाएगा, राजा ने तो लिया जाएगा, कोई भी जनता उससे क्वेरी नहीं कर सकती, अर्थात क्वेश्चन नहीं पूछ सकती है कि आपने ऐसा क्यों किया, इससे जनता पर इतना फर्क पड़ेगा, जनता परेशान। ऐसा राजा को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वह सीधा कहता 30% देना है तो देना है। अब देखेंगे दोस्तों लोकतांत्रिक सरकार। इसके पहले एक देख लेते हैं ये बॉक्स में क्या है। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने जवाब के 2 कारण भी आप लिख सकते हैं। आपके यहाँ जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है उसके स्थान पर आप कैसी शासन व्यवस्था चाहेंगे और क्यों? देखिए दोस्तों, लोकतंत्र ही की शासन व्यवस्था सबसे बेहतरीन है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं करती है तो उसके विरुद्ध आप कार्रवाई भी कर सकते हैं, एक याचिका दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर। अब हम लोग देखेंगे लोकतांत्रिक सरकार अर्थात लोगों की सरकार कैसी होती है। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं
जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है, अर्थात उन्हीं के बीच का कोई लीडर होता है, वह चुनाव होता है और वो अपना कीमती मत देकर उस नेता को क्या बनाते हैं, मुख्य नेता बनाते हैं। फिर वही नेता विभिन्न प्रकार के रूल बनाते हैं और सरकार के माध्यम से ही इनका संचालन होता है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। बाय चांस अगर आपसे पूछा जाए कि आज लोकतांत्रिक सरकार को किस नाम से भी जानते हैं, तो आप कह सकते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र सरकार। लोकतंत्र शब्द ही पढ़ते आप समझ सकते हैं लोगों का शासन, राजतंत्र राजाओं का शासन। दैट्स इनफ डियर स्टूडेंट। बहुत ही सिंपल है, अच्छे से पढ़ते आगे बढ़ते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे, देखिए दोस्तों अभी बताते हैं क्या होता है। सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। देखिए दोस्तों, ये देखिए आप एक फोटो देख पा रहे होंगे। इसमें क्या हो रहा कि एक जो दादा हैं वह वोट डालने गए हैं और उनके उंगली पर इंक लगाई जा रही है दोस्तों। और ये जो मतदान की क्रिया होती, प्रक्रिया होती, इसमें जो कर्मचारी होते सारे के सारे सरकारी होते हैं। क्या होते हैं? गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही होते हैं। वही ये इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट करवाते हैं। और दोस्तों इसमें जिस व्यक्ति को जो अच्छा लगे प्रतिनिधि, उसी को वह वोट देता है। जो प्रतिनिधि उसको अच्छा लगेगा वो उसी को वोट देगा और विजयी बनाने की कोशिश भी करेगा। तो देखिए दोस्तों, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे। अर्थात दोस्तों भारत देश की बात करें तो यहाँ पर 18 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति है, चाहे वह महिला हो, पुरुष हो, ट्रांसजेंडर हो, जो भी हो, 18 से ऊपर एज होनी चाहिए, वह वोट डाल सकता है, अर्थात मत दे सकता, मतदान कर सकता है और अपनी स्वेच्छा से जिसको चाहे उसको वोट भी दे सकता। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी? बिल्कुल दोस्तों, भारत में ऐसा भी टाइम रहा है, ऐसा भी वक्त रहा है जब महिलाओं और गरीबों को मत देने का अधिकार नहीं था, अर्थात उन्हें अन्य व्यक्तियों के बराबर नहीं समझा जाता था। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो गिने चुने पुरुष बनाते थे। अर्थात देखिए, जो व्यक्ति रिच होगा, अमीर होगा, पूरे संसाधन होंगे उसके पास, तो वो अपनी सुविधा के अनुसार नियम बनाएगा, ना कि किसी गरीब व्यक्ति को देखकर नियम बनाएगा। भारत में आजादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका। अब पहली चीज आप जाने, जो यंग इंडिया पत्रिका है, यह किसने लिखी थी? गांधी जी ने लिखी थी, जिनको पितामह कहा जाता है। मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है, वह वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता, वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। दोस्तों 1931 अर्थात 1931 में एक इंडिया एक पत्रिका आई थी, जिसको किसने लिखा था? महात्मा गांधी जी ने लिखा था और इस विषय पर बहुत अच्छे से उन्होंने प्रिंट किया था।
तब जाकर जनता संगठित हुई और उन्होंने अपने मतदान क्या है अपने वोट की मांग रखी कि हमें मतदान का अधिकार दिया जाए। महिला हो चाहे पुरुष हो, गरीब हो चाहे अमीर हो, शिक्षित हो ना हो, सभी को वोट का अधिकार दिया जाए। बिल्कुल दोस्तों, देना चाहिए। आज महिलाओं पुरुष में बिल्कुल अंतर नहीं समझना चाहिए, ना ही किसी गरीब और अमीर में विशेष डिफरेंस को समझना चाहिए। कहा गया है दोस्तों, शेरनी शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये जो लाइनें हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। एक और लाइन है, एजुकेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग। एजुकेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग बिकॉज विदाउट एजुकेशन ह्यूमन बीइंग जस्ट लाइक एनिमल्स। शिक्षा सभी मनुष्यों के लिए आवश्यक है, बिना शिक्षा के मनुष्य जानवर के समान हो जाता है। अब आप देख पा रहे होंगे एक पोस्टर है जिसमें वोट्स फॉर वुमेन। कुछ महिलाएं हैं जो अपने मतदान के लिए क्या कर रही हैं, नारेबाजी कर रही हैं और अपने अधिकार की मांग कर रही हैं। देखिए, संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपनी मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। इस बात को आप लोग याद रखें। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के लिए काम माने जाते थे। अर्थात ये काम सिर्फ पुरुष कर सकते हैं, बट सारे के सारे पुरुष जब युद्ध में हैं तो जो पुरुषों के काम थे महिलाओं ने किए थे। ठीक है दोस्तों, और देखिए, जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी। महिलाएं ये काम नहीं कर सकती, इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। बिल्कुल दोस्तों, महिलाएं पावरफुल होती हैं। ठीक है दोस्तों, आज अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, विदेशों में जाकर सेट हैं और अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। तो महिला पुरुष में किसी भी प्रकार का अंतर ना समझें, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, किसी टाइप का कोई भेदभाव ना समझें, दोनों को बराबर एजुकेशन दें। फिर देखिए, अगर आगे निकलेगी तो सबसे अधिक लड़की ही आगे निकलती है, क्योंकि इनमें जो सहन शक्ति होती है, दृढ़ शक्ति होती है, वो पुरुषों से अधिक होती है। उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गईं और भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला। समझिए दोस्तों, अमेरिका, जिसे आप लोग अमेरिका कहते हैं, वर्तमान में विकसित राष्ट्र है, सभी देशों से पावरफुल राष्ट्र है। वहां पर महिलाओं को 1920 के पहले वोट देने का अधिकार नहीं था। जब उन्होंने विरोध किया तब उनको वोट देने का अधिकार सन 1920 में दिया गया, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। दोस्तों, अपना देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और आज़ादी दिलाने में सभी नेताओं ने अहम रोल भी प्ले किया है। और दोस्तों, आपको बता दें कि जो संविधान है उसको बनाने में सबसे अहम रोल किसने किया है? अहम रोल दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है। 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं। इन अनुच्छेदों के कुछ सब पार्ट्स बनाए गए हैं जो लगभग 450 प्लस अब बनते हैं, बट जो काउंटिंग में आएंगे वह 395 ही अनुच्छेद आएंगे। आपने इतनी चीज़ें दोस्तों पढ़ी हैं, एक बार इसको आप लोग जरूर देख लें ताकि आप एक बार रिवाइज कर लेंगे दोस्तों, तो किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देख पा रहे होंगे सरकार एवं कानून भी है। ठीक है दोस्तों, ये मैप रहा, ये एक प्रशासनिक मैप है, इसको भी देख सकते हैं। यह राजनीतिक मैप है भारत का, सरकार के स्तर वगैरह भी हैं और कुछ सरकार की ये चीज़ें भी दी गई हैं। देखिए दोस्तों, सब दिखा देते हैं आपको ताकि आप लोग ध्यान रख सकें। सुप्रीम कोर्ट की एक फ़ोटो है, भारत पेट्रोलियम है,
रेलवे है, डाक विभाग है, सारे के सारे गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। बट ऐसी संभावना अब जताई जा रही है कि ये चीज़ें भी धीरे धीरे प्राइवेट हो जाएंगी। देखिए दोस्तों, राजतंत्र लोकतंत्र भी पढ़ा, सरकार के प्रकार भी पढ़े आपने, लोकतांत्रिक सरकार के बारे में भी पढ़ा, कैसे लोग अपने नेता को चुनते हैं, कैसे महिलाओं ने वोट के लिए विद्रोह किया, संघर्ष किया, तब जाकर उन्हें वोट डालने का अधिकार मिला। इतनी चीज़ें आप लोगों ने दोस्तों पढ़ी हैं और यहीं पर यह चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको दोस्तों बता दें, लगातार आपको एनसीईआरटी क्लासेस मिलती रहेंगी। आज आपने ये चैप्टर पढ़ा, कल आप पढ़ेंगे इसी चैप्टर को, फटाफट रिवाइज भी करेंगे और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं ये भी बात आपको नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे, अर्थात कल। दोस्तों, इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।